हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है एसिड्स। एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस। यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है जो अपने हाइड्रोजन आयन को किसी और सब्सटेंस के साथ शेयर कर सकता है। एसिड की एक और बेसिक सी डेफिनेशन है हमारे पास, इसे भी याद कर सकते हैं आप। एसिड्स आर दोज केमिकल्स विच प्रोड्यूसेस H+ आयन्स इन देयर एक्वस सोल्यूशन। यानी कि ऐसे केमिकल्स जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। यानी कि एक लिटमस पेपर आता है, जब हम उसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो वो अपना कलर चेंज करके ब्लू से रेड कर लेता है। तो एसिड्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं हमारे पास। एसिड्स आर जनरली सॉर इन टेस्ट। यानी कि एसिड्स हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स हैं वो गुड कंडक्टर्स भी होते हैं क्योंकि उनमें H+ आयन्स प्रेजेंट होते हैं। एसिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एसिड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये तो हमने देख ही लिया। एंड एसिड्स कैन बी कोरोसिव इन नेचर। यानी कि अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो वो हमें हार्म वगैरह भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन द सोल्यूशन मेकिंग इट मोर एल्कलाइन एंड इंक्रीजिंग इट्स pH। यानी कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, जब उसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करता है और जो हमारा सोल्यूशन है उसको और ज़्यादा एल्कलाइन बनाता है और उसकी pH को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। एसिड्स टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। जब हम लिटमस पेपर को एक किसी बेसिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर रेड से चेंज होकर ब्लू हो जाता है। बेस की भी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। बेसिस आर जनरली सोपी इन टच। सोपी बेसिस जो हैं वो सोपी से होते हैं टच करने में, जैसे कि साबुन होती है, स्लिपरी से होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। गुड कंडक्टर भी होते हैं। एंड इट्स pH लेवल इज़ ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट हमारे पास हैं एल्कलीज। बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वो बेसिस जिन्हें हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, जो सॉल्युबल हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज की कुछ एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलीज हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्ट्स। Salt is an ionic compound that can be formed by neutralization reaction of acid and base। ये तो हम सभी को पता है, एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करती हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो सॉल्ट इज़ आयोनिक कंपाउंड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि वो आयोनिक कंपाउंड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वक्त फॉर्म होता है। HCl + NaOH इज इक्वल टू H2O + NaCl। HCl हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं कॉमन साल्ट यानी कि NaCl एंड वाटर यानी कि H2O। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये तो हमने देख ही लिया, एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट प्लस वाटर। तो फर्स्ट पे हमारे पास है, जब हम एसिड और मेटल को रिएक्ट करते हैं तो वो हमें साल्ट प्लस H2 गैस देता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और मैग्नीशियम एक मेटल है। जब हम HCl और मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं तो MgCl2 हमको एक साल्ट देखने के लिए मिलता है और एक हाइड्रोजन गैस हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड्स।
मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये एक बेस की तरह एक्ट करते हैं। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें साल्ट प्लस H2 देता है, H2O सॉरी। तो हम यहाँ पर हमारे पास एक एसिड है HCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट प्लस H2O। तो MgCl2 हमको एक साल्ट देखने के लिए मिलता है और वाटर यानी कि H2O हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स स्लैश बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी यहाँ पर बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हमें साल्ट प्लस H2 तो देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि ये कार्बोनेट्स हैं तो CO2 भी देखने के लिए मिलेगा। जब भी हम एसिड और किसी मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे तो हमको साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है। HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो 2NaCl यानी कि जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉमन साल्ट हमको देखने के लिए मिलता है, CO2 और H2O यानी कि वाटर हमको देखने के लिए मिलता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिड प्लस मेटल गिव्स अस साल्ट प्लस H2 गैस। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स अस साल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट स्लैश बाइकार्बोनेट गिव्स अस साल्ट प्लस H2 प्लस CO2। नेक्स्ट हमारे पास है बेस। बेस प्लस मेटल आल्सो गिव्स अस साल्ट प्लस H2। जैसे कि हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हमको H2 गैस देखने के लिए मिलती है। सेम बेस के साथ भी है। NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जिंक एक मेटल है। तो हम दोनों को रिएक्ट करते हैं तो Na2ZNO2 हमको एक साल्ट देखने के लिए मिलता है और नेक्स्ट हमारे पास H2 गैस देखने के लिए मिलती है। और बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि एसिड की तरह एक्ट करते हैं। जब हम बेस और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमको साल्ट प्लस H2 देखने के लिए मिलता है। NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे पास है CO2 कार्बन का ऑक्साइड CO2, तो हमको साथ देखने के लिए मिलता है Na2CO3 और एक H2O यानी कि वाटर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। ये तो हमें पता ही है, एसिड प्लस मेटल गिव्स अस साल्ट प्लस H2 गैस। तो इस रिएक्शन में भी आगे एक एक्सेप्शन है, यानी कि जब हमारे पास एसिड जो है वो हमारे पास निट्रिक एसिड यानी कि HNO3 हो तो हमको हाइड्रोजन गैस की बजाय हमारे पास H2O प्रोड्यूस होगा, यानी कि वाटर प्रोड्यूस होगा। जब भी हम निट्रिक एसिड को, यहाँ पर गलत लिख रखा है सॉरी, यहाँ पर मेटल आएगा, HNO3 को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो हमको साल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो H2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है तो HNO3 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और H2O यानी कि वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमको हाइड्रोजन गैस की बजाय हमको H2O यानी कि वाटर मिलता है। आगे अब इस एक्सेप्शन में भी आगे एक एक्सेप्शन है। जब HNO3 के सामने जो मेटल है वो मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज हो तो हमको दोबारा से हाइड्रोजन गैस ही देखने को मिलता है। मैग्नीशियम प्लस HNO3 गिव्स अस साल्ट MgNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। ऐसे ही मैग्नीज के साथ। तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं हमको साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इसकी जो हमको पता कैसे चले कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है, यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है। जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा एक बबल्स फॉर्म करती है और एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जैसे कि अब इस रिएक्शन में जिंक और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिल रही है। जब हम उसके साथ कोई कैंडल लेकर जा रहे हैं, बर्निंग कैंडल, तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, यानी कि एक छोटी सी पॉप की तरह एक साउंड प्रोड्यूस करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास बेस प्लस मेटल गिव्स अस साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो हमें पता ही है, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट स्लैश बाइकार्बोनेट्स गिव्स द साल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ये तो हमें पता ही है। इन दोनों की एक एग्जांपल देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस 2HCl। HCl हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और मेटल कार्बोनेट हमारे पास है एक सोडियम कार्बोनेट। तो जब HCl और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो हमको एक टेबल चार्ज देखने के लिए मिलता है और CO2 गैस और एक H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट की एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। और नेक्स्ट हमारे पास है CO2 मिलती है और हमें मिलता है H2O। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड स्लैश बाइकार्बोनेट्स गिव्स अस सॉल्ट CO2 एंड H2O। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है साल्ट प्लस H2O, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक in नेचर होते हैं, बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट प्लस H2O। तो हमको इसके एग्जांपल है हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड हमारे पास है कॉपर का ऑक्साइड है CuO और एक HCl हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमको CuCl2 यानी कि एक सॉल्ट देखने के लिए मिलता है और H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये भी हमें पता ही है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक के नेचर होते हैं, एसिड की तरह एक्ट करते हैं। तो बेस प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस H2O। बेस यहाँ पर हमारे पास है CaOH ट्वाइस और नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन का ऑक्साइड है CO2। सॉल्ट हमको सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी कि वाटर। आगे हमारे पास है एसिड और बेस के बीच की सिमिलैरिटीज़, यानी कि इन दोनों में आखिर कॉमन क्या क्या है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स मीनिंग दे बोथ आर गुड कंडक्टर्स। ये हमने पहले भी देखा है, जो दोनों एसिड और बेस हैं उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही बोथ और गुड कंडक्टर्स। और नेक्स्ट है बोथ प्रोड्यूसेस आयंस इन वाटर। ये भी हमें पता ही है, दोनों जो हैं वो आयंस करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस और जो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। बोथ कैन बी करोजिव, ये भी हमें पता है कि दोनों हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हों और हमारी स्किन वगैरह पे लग जाएं तो हमें हार्म वगैरह पहुंचा सकते हैं। और इनकी बीच की सिमिलैरिटीज़ और भी हैं 2-3, यानी कि दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि दोनों कितने स्ट्रॉन्ग है, इसको मेज़र करने के लिए दोनों को ही pH का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों की अलग अलग pH वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड स्लैश बेस सोल्यूशन इज़, यानी कि कोई एसिड या फिर बेसिक सोल्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज़्यादा वीक हो सकता है। द सोल्यूशन इज़ कंसिडर्ड एसिडिक इफ़ द pH ऑफ सोल्यूशन इज़ below 7. Solution is neutral if the pH of solution is equal to 7, and if it is greater than 7, solution is considered as basic. यहाँ पर हमारे पास एक pH स्केल है, ये मेज़र करने के लिए होता है कि एक एसिडिक सोल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर कोई सोल्यूशन कितना ज़्यादा बेसिक है। तो ये स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल होता है, यानी कि ना ही ये इस तरफ है ना ही उस तरफ, ना ही ये एसिडिक है और ना ही ये बेस। तो जितना ज़्यादा हमारा जो, यानी कि जब अगर हमारा 14 pH लेवल है, जितना ज़्यादा हमारा pH लेवल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा सोल्यूशन
बेस होगा, यानी कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जितना ज़्यादा पीएच लेवल कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि अगर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम ये एक पीएच के पेपर आते हैं, अगर हम उसको डिप करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमको उसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक मिलेगी। ऐसी NaOH के अंदर अगर हम उसको डिप करें तो वो हमको 13-14 के नियर मिलेगी। यानी कि जितना ज़्यादा पीएच लेवल होगा उतना ज़्यादा सोल्यूशन बेसिक होगा, और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प्स अस टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमको ये बताते हैं, ये जानने में हेल्प करते हैं कि जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है अपने नेचर में। तो कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले लिटमस पेपर। लिटमस पेपर तो हमको पता ही है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब हम उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। ऐसे ही सेम रेड लिटमस पेपर का बेसिक मीडियम में कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरली तो कलर ऑरेंज होता है, लेकिन जब हम उसको किसी एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करके पिंक कर लेता है। ऐसे ही जब मिथाइल ऑरेंज को हम किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर येलो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का जो नेचुरली वो वाटर की तरह कलरलेस होता है, जब हम उसको किसी एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम फिनोप्थेलिन को किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मरिक। टर्मरिक पेपर को जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो यहाँ पर गलत लिख रखा है, तो नेचुरली इसका कलर येलो होता है और इसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी कि नो चेंज होता है एसिडिक सोल्यूशन में। एसिडिक मीडियम में भी ये येलो का येलो ही रहता है। लेकिन जब इसी टर्मरिक पेपर को हम किसी बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है और रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लिटमस पेपर है एसिडिक मीडियम में रेड और बेसिक में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में पिंक और बेसिक में येलो। फिनोप्थेलिन एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में पिंक। और टर्मरिक पेपर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता, एसिडिक में येलो, एंड जो बेसिक है उसमें वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी को तो हमको पता ही है, जो चीज़ स्मेल से रिलेटेड है उसको हम ऑल्फैक्टरी कह देते हैं। दो सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो स्मेल है वो एसिडिक और बेसिक मीडिया में चेंज हो जाती है, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अनियन, नेक्स्ट हमारे पास है वनीला एक्सट्रैक्ट, और नेक्स्ट हमारे पास है क्लोव ऑयल भी कह सकते हैं। तो जो अब अनियन है उसको जब हम एसिडिक किसी मीडिया में डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम उसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वो अपनी स्मेल को लूज़ कर देता है, यानी कि उसकी स्मेल है वो डिमिनिश हो जाती है। ऐसे ही सेम है वनीला एक्सट्रैक्ट्स के साथ और सेम ही क्लोव्स के साथ। जो एसिड है उसमें तो उनकी स्मेल रहती है, लेकिन जब वो किसी बेसिक मीडिया में डाला जाता है तो उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो अपनी स्मेल को लूज़ कर देता है, यानी कि हमारी अपनी जो स्मेल है उसको खो देता है, उसकी स्मेल है वो डिमिनिश हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। दो सब्सटेंसेस which not only detect the nature of chemical but also determine their acidic and basic strengths. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सिर्फ ये नहीं बताते कि जो हमारा गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये भी बताते हैं कि जो हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, यानी कि उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी बताते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है पीएच स्केल। ये हमने पहले भी देखा।
7 पे न्यूट्रल। जितनी ज़्यादा जो है पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारा बेसिक सोल्यूशन होगा, और जितनी ज़्यादा कम हमारी पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कुछ चीज़ों के पीएच लेवल देख लेते हैं। जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हमारा पैक्ड वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है। उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है। और सबसे ज़्यादा एसिडिक जो हमारे जो नियर अबाउट जो होता है वो होता है बैटरी के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो बिल्कुल 0 होती है। और जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है वो उससे थोड़ा कम एसिडिक होता है। और लेमन हो गया, उससे कम विनेगर, उससे कम टोमेटो, उससे कम कॉफ़ी, और जो हमारा मिल्क है वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो हमारा जो ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक होता है, और जो हमारा ड्रेन क्लीनर आता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एक हमारी जो सोप है वो भी बेसिक होती हैं। ऐसी ये कुछ हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनकी पीएच वैल्यू बताई गई है। अब आगे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सलाइवा जब हमारे जो माउथ है उसमें जो थूक होता है जब हम, और उसका जो पीएच स्केल है उसके ऊपर कलर होता है लाइट ग्रीन, यानी कि जो स्लाइटली बेसिक होता है। ये थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होती है, न्यूट्रल से थोड़ी ज़्यादा। और जब हम मील खा लेते हैं यानी कि खाना खाते हैं उसके बाद जो सलाइवा है वो एसिडिक हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक, 5.8 न्यूट्रल से थोड़ा कम। जो लेमन जूस है वो एसिडिक होता है। ये भी एक वीक एसिड ही है वैसे तो, 2.5 इसकी पीएच वैल्यू है। ऐसे कैरेट जूस एसिडिक होता है, 4 पीएच वैल्यू है। कॉफ़ी की 5, टोमेटो जूस की 4.1। जो हमारा वाटर है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल होती है, लगभग न्यूट्रल होती है। जो हमारा NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है 13-14 के करीब होती है। और जो हमारा HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 1 के करीब होती है, 1। तो पीएच चेंजेस कॉजेस टू डिके। जो हमारा जो दांतों में कीड़ा लग जाता है वो होता है, वो भी पीएच वैल्यू की पीएच वैल्यू में चेंज की वजह से ही होता है। जो हमारी जो बॉडी है वो एक नैरो पीएच रेंज में चलती है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक। वन वे टू डिके कैन अक्कर इन is when the pH level of mouth begin to fall below 5.5. Neutral pH level is 7. So when we drop acidic, तो जब भी जो हमारा जो माउथ है उसकी जो पीएच वैल्यू कम होने लगती है, यानी कि जो हमारे एसिड्स जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम होने लगती है, तो हमारी जो दांत हैं वो सड़ने लगते हैं, उनमें कीड़ा लगने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि हमको रोज़ ब्रश करना चाहिए। जो ब्रश है उसमें जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है नेचर में, तो जो वो बेस है वो माइल्ड बेस है, वो जो हमारे माउथ में एसिड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमको जो हमारा टूथ डिके नहीं होता है। ऐसे हमारा नेक्स्ट है एसिडिटी इन स्टमक। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, सिक्रिएट होता है। ये तो हम सबको पता ही है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में जो सिक्रिएट हो जाता है तो हमारे जो स्टमक है उसमें एसिडिटी भी होने लगती है। तो हम कोई जो स्टमक टैबलेट लेते हैं या फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम करते हैं, वो दोनों क्या हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी कि वो जो हमारी जो स्टमक है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड
रिलीज़ हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो हमारी एसिडिटी है उसको ठीक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ये तो हमको पता ही है, एसिड प्लस मेटल्स गिव्स अ साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट प्लस H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है यहाँ पर है। जो हमारा जो साल्ट है वो भी न्यूट्रल भी हो सकता है, वो बेसिक इन नेचर भी हो सकता है, और जो हमारा साल्ट है वो एसिडिक इन नेचर भी हो सकता है। ये हम देख लेते हैं कि हमारा साल्ट कब जो है एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा। जब हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसमें दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा। इसके एग्जांपल है हमारे पास HCl, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं हमारे पास कॉमन साल्ट प्रोड्यूस होता है NaCl, जो कि एक न्यूट्रल साल्ट है, ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, और हमारे पास H2O तो प्रोड्यूस होता ही है। और जब हमारा जो एसिड है वो वीक होता है और स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा जो सॉल्ट है वो बेसिक इन नेचर होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। HCl और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएच ऑफ साल्ट्स। जो हमारा साल्ट है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो एसिडिक इन नेचर भी हो सकता है, और वो बेसिक इन नेचर भी हो सकता है। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है वो कब एसिडिक होगा और कब बेसिक होगा या फिर कब न्यूट्रल होगा। जब हमारे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वक्त जो हमारे एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमको न्यूट्रल साल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास है HCl, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों रिएक्ट करके हमको क्या देखते हैं, एक न्यूट्रल साल्ट देते हैं जो कि हमारा कॉमन साल्ट है NaCl और H2O, यानी कि वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है वो बेसिक कब होगा, जब जो हमारी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा एसिड है वो वीक होगा तो हमारा जो सॉल्ट है वो बेसिक होगा। जब भी जो बेस है वो एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमको बेसिक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसकी एग्जांपल ये रही NaOH, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 एक वीक एसिड है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो जो हमारा सॉल्ट है वो बेसिक इन नेचर होगा। Na2CO3 सॉल्ट जो है वो बेसिक इन नेचर है, और H2O जो हमको वो तो मिलेगा ही, वाटर यानी कि। नेक्स्ट जो जब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक इन नेचर होगा और वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही। जो हमारा HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और MgOH ट्वाइस हमारा एक वीक बेस है। हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है वो वीक है, तो हमको यहाँ पर एक एसिडिक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा MgCl2 और एक H2O फॉर्म होगी यहाँ पे। नेक्स्ट आगे हमारे सॉल्ट्स, आगे हमको कुछ सॉल्ट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कॉमन साल्ट है हमारे पास NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस 10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP कह देते हैं CaSO4 प्लस हाफ H2O। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसका जब एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो डिकम्पोज कर जाता है तब हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने के लिए मिलता है यानी कि NaOH।
जो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जो सोल्यूशन है उसे हम ब्राइन भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन भी कहा जाता है। जब ये हमारे सोडियम क्लोराइड के जो ब्राइन सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास है NaCl प्लस H2 यानी कि ब्राइन सोल्यूशन हो गया, जो हमारा कॉमन साल्ट प्लस वाटर। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमको मिलेगा यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, Cl2 और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये उसका प्रोसेस है। इस जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो है NaCl और H2O का जो मिक्सचर है उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है तो जब कैथोड है जो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है इससे आगे कई केमिकल्स फॉर्म होते हैं, जिनमें से एक है NaOH जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कह देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl2 और H2 गैस भी इससे फॉर्म होती है। When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उससे आगे कई केमिकल्स फॉर्म होते हैं, जिनमें से एक है NaOH जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl2 और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है इससे। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride यानी कि कॉमन सॉल्ट, जब कॉमन सॉल्ट के जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है वो आगे डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा में और Cl2 और हाइड्रोजन गैस में। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है, इसके एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है, ब्राइन सोल्यूशन। और इस प्रोसेस को यानी कि ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें जो हमारे पास NaCl और H2O जो हमारा ब्राइन सोल्यूशन है वो आगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और वो आगे फॉर्म करता है 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसमें जो कैथोड के नियर जो है वो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और जो वो एनोड है उसके नियर क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जो कॉस्टिक सोडा हमारा इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में फॉर्म हुआ है। जो हमारा NaOH है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ ऑर्डरलेस यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH आप सभी को पता ही है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है यानी कि ये थोड़ी अमाउंट में लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें से मॉइस्चर को अब्जॉर्व करता है। इसकी जो फॉर्मेशन की क्या कहते हैं रिएक्शन है जो हमने पहले भी देखी है 2NaCl प्लस 2H2O यानी कि जो हमारा NaCl है उसका एक्वस सोल्यूशन यानी कि ब्राइन सोल्यूशन 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स अस 2NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस एंड H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की जो फॉर्मेशन में यूज़ होता है कॉस्टिक सोडा, और इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की फॉर्मेशन में भी कहीं यूज़ होता है ये, और इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स।
आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उनकी मेकिंग में भी ये यूज़ होता है, कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के वक्त फॉर्म हुई है, इसके भी यूजेस देखते हैं हम। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ये तो हम सभी को पता ही है, जो हाइड्रोजन है वो एक फ्यूल की तरह काम कर सकती है। यूज इन मार्गरीन, मार्गरीन मतलब जब जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है उसमें से जो H2 गैस को पास किया जाता है, वो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनाइज किया जाता है तो वो घी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड बन जाता है, उसको मार्गरीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में जो अमोनिया डलता है उसकी फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जो रिएक्शन है उसमें से अमोनिया फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो हमारा पेट्रोल है उसकी रिफाइनिंग में भी हाइड्रोजन गैस यूज्ड होती है। नेक्स्ट हमारी है क्लोरीन। क्लोरीन भी क्लोर एल्कली प्रोसेस के वक्त फॉर्म हुई थी, इसके भी यूजेस देखते हैं हम। इट इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, जो हमारी क्लोरीन है ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, तो जो जर्म्स वगैरह को किल करती है, तो जो वाटर ट्रीटमेंट के वक्त ये काम आती है। स्विमिंग पूल्स को साफ़ करते हैं तब ये क्लोरीन काम आती है। और जो हमारी प्लास्टिक की टाइप्स हैं, PVC जो हमको उसमें उसकी फॉर्मेशन में भी ये काम आती है, PVC की फॉर्मेशन में काम आती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs की फॉर्मेशन में भी ये काम आती है क्लोरीन। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ स्टील, स्टील के जो क्लीन करने में ये काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की मेकिंग में ये काम आता है। मेकिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स, जो मेकअप का सामान होता है उसकी फॉर्मेशन में ये काम आता है, और मेडिसिन्स की फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। और जब हम टेबल साल्ट है उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है, और उसकी जो pH वैल्यू है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही काम आता है। नेक्स्ट हमारा है ब्लीच। यूज्ड इन ब्लीचिंग क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हैं उनकी ब्लीचिंग में काम आता है ब्लीच। ये जो हमारे वीड्स हैं उनको किल करने के काम आता है, वीडीसाइड की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और कीप फ्लावर्स फ्रेश लॉन्गर, यानी कि जो हमारे जो फूल होते हैं उनको लंबे समय तक फ्रेश रखने के काम आ सकता है ब्लीच। अब हमने पढ़ने हैं सॉल्ट्स। पहला सॉल्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड CaOCl2। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 फॉर्म्स CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन ऐड की जाती है तो हमको मिलता है CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोजन गैस। ब्लीचिंग पाउडर के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये येलो वाइट पाउडर होता है, एक ब्लीचिंग पाउडर एक येलो और वाइट कलर का पाउडर होता है। इसकी एक स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की तरह, क्लोरीन गैस की तरह इसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, कॉटन की ब्लीचिंग में काम आता है। तो नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एक बहुत ही अच्छा यानी कि गुड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ यूज्ड इन डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, इसमें भी जो Cl2 प्रेजेंट है तो ये भी वाटर की डिसइंफेक्शन में काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ही और यूज़ है ब्लीचिंग ऑफ वुड, जब पेपर इंडस्ट्री में भी ये काम आता है, जो
वुड की जो पेपर की फॉर्मेशन होती है वुड से, उस वुड को ब्लीच करने के काम आता है। मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसकी फॉर्मेशन में भी काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमारे पास है NaOHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 गिव्स अस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl। यानी कि जब हम NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट और वाटर प्लस NH3 यानी कि अमोनिया और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी रिएक्ट करते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है NH4Cl और हमारा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। जब भी बेकिंग सोडा की जो फॉर्मेशन है वो लार्ज स्केल पे होती है तब हमको ये रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो हमारा NH3 है ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि अमोनिया है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, ये ऐसे ही आम मिलता नहीं है। तो जब किसी लार्ज स्केल पर जो बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है तब हमको ये जो प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्लस NH4Cl। इसकी एक और रिएक्शन है Na2CO3 यानी कि जो हमारी सोडा ऐश है Na2CO3 प्लस H2O यानी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव अस NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट विच इवॉल्व विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं तो ये हमको मिलता है Na2CO3 यानी कि जो हमारा है सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमको CO2 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O मिलता है। यही सेम रिएक्शन है जो हमने पहले देखी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ये डिकम्पोजिशन है। इसमें हीट कर रहे हैं और वो जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें डिवाइड हो रहा है। जो सोडा ऐश है, H2O है और जो CO2 है। इसके भी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो नॉन फ्लेमेबल होता है, यानी कि इसको आग नहीं लगती। एंड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक सॉलिड है, वाइट कलर का है और क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट हमारा है ओडरलेस, इसकी भी कोई स्मेल नहीं होती। एंड इट इज़ बेसिक इन नेचर, जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बेसिक इन नेचर होता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड। ये हमने देखा कि जब हमको एसिडिटी या वगैरह कुछ होता है तो हम थोड़ा सा NaHCO3 खा लें, यानी कि बेकिंग सोडा खाएं, तो हमारी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो जो हमारी पेट में जो एक्स्ट्रा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसकी वजह से ये एंटी एसिड की तरह काम करता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की मेकिंग में भी ये काम आता है। प्रेपरेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड और केक की फॉर्मेशन में काम आता है, उनकी प्रेपरेशन में काम आता है। एंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनमें भी ये होता है, जो क्योंकि इसमें CO2 प्रेजेंट होती है तो ये फायर को भी जल्दी से बुझा सकता है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आता है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा हमने पहले भी देखा, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। उसी सोडियम कार्बोनेट में अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ऐड कर दें तो हमको मिलेगा वाशिंग सोडा। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर हैं वो इसमें प्रेजेंट है, एडेड है। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। NaHCO3 यानी कि जो हमारा बेकिंग सोडा है
उसको जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 यानी कि सोडा ऐश फॉर्म होती है प्लस H2O प्लस CO2। Na2CO3 इज इक्वल टू सोडा ऐश। इसी सोडा ऐश में जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर हैं उसको ऐड करते हैं तो हमको मिलता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास इंडस्ट्री में ये काम आता है, मेकिंग ऑफ ग्लास में, और सोप एंड पेपर की मेकिंग में ये काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जब कई बार होता है कि हम किसी वाटर में जब हम जो सोप वगैरह को जो डिज़ोल्व करते हैं या फिर तो हमारी जो झाग नहीं होती बहुत ज़्यादा, ये इसको हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। जब हम उसी वाटर में थोड़ा सा वॉशिंग सोडा ऐड कर देंगे और फिर उसमें जो हमारी सोप है उसको डिज़ोल्व करेंगे तो हमको अच्छे से झाग निकलने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो जो वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर देता है परमानेंटली। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड इन रिमूविंग स्टेन्स। जो हमारे वॉशिंग सोडा है तो ऑब्वियसली साफ़ सफाई के भी काम आता है, जो दाग धब्बे होते हैं उनको साफ़ करने के काम आता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा सॉल्ट हमने पढ़ना है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। CaSO4.12H2O ये इसका केमिकल फार्मूला है एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 एंड हेमीहाइड्रेट यानी कि ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है। जिप्सम का यहाँ पर केमिकल फार्मूला है CaSO4 प्लस 2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। जब इसको हम हीट करते हैं और इसमें से जो 1.5 जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं उनको जो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है वो उसमें से निकाल दिए जाते हैं तो हमको पीछे मिलता है POP यानी कि CaSO4 प्लस ½ H2O। इसकी जो यूजेस देख लेते हैं हम। इट इज़ यूज्ड इन फिक्सिंग ऑफ वाल गैप्स। जब हमारी जो वाल्स हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं तो उनको फिक्स करने में ये काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्टैचूज़ की मेकिंग में भी ये काम आता है। ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये बेसिकली फायर प्रूफ होता है, तो जो फायर प्रूफ सूट्स होते हैं फायर फाइटर्स के लिए, फायरमैन्स के लिए, उनकी फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। और इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। जो हमारी बोन्स हैं उनको जो फ्रैक्चर्स हैं उनको ठीक करने के लिए भी ये काम आता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही और एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।